हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज यूनिट नंबर 1 का हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। और आज इस लेक्चर में हम जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एकेटीव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर साल ही ये क्वेश्चन, हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स। साथ में 2 नंबर में पूछ लेता है कई बार कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो ये इसके साथ किसी के साथ जुड़ करके आता है। अगर एक बार आप सिलेबस पर नजर डालेंगे तो यूनिट नंबर 1 का ये सिलेबस है एकेटीव का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं पूरा हमने यहाँ पर सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो इसमें ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है, जहां पर आप देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम, ये कर्व है, बेसिकली ये कर्व है ना। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है वो एक बार समझ लीजिए। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। या तो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के नाम से आएगा, या फिर कई बार, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जो कौन से मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील जो है बेस्ट एग्जांपल है, माइल्ड स्टील इसका, डक्टाइल मटेरियल का। और एक होता है आपका ब्रिटल मटेरियल। कौन सा मटेरियल? ब्रिटल मटेरियल। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो ब्रिटल मटेरियल का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द कास्ट आयरन। तो कई बार वो डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल ना बोल करके क्या बोल देता है, तो ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। डक्टाइल मटेरियल और भी हैं माइल्ड स्टील के अलावा, ब्रिटल मटेरियल और भी हो सकते हैं कास्ट आयरन के अलावा। लेकिन अगर आपसे डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए पूछ रहा है तो आपको माइल्ड स्टील का और कास्ट आयरन का यही डायग्राम आपको बना करके आने हैं। तो ये डायग्राम आप बनाओगे ब्रिटल मटेरियल के लिए यानी कास्ट आयरन के लिए, इसको बताऊंगा अभी, समझाऊंगा आपको। और ये डायग्राम बनाओगे आप माइल्ड स्टील के लिए, डक्टाइल मेटल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये किसके बीच में हमको कर्व बनाना होता है, नाम से पता लग रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जैसे एक्स वाई डायग्राम होता है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक्स होता है इंडिपेंडेंट और वाई एक्स पर डिपेंड करता है, तो वाई क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट फंक्शन होता है। तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आएगा यहां पर स्ट्रेन। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग, आप हमेशा आप याद रखेंगे कि स्ट्रेन को हम x एक्सिस पे दिखाते हैं, और जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस को हम कहां पे दिखाएंगे, y एक्सिस। का मतलब ये हुआ, का मतलब ये हुआ कि जो y की जगह हमने स्ट्रेस को लिखा, मतलब जो स्ट्रेस है वो डिपेंड करेगी किस पे, स्ट्रेन पर डिपेंड करेगी। स्ट्रेन की वजह से क्या आती है, स्ट्रेस डेवलप होती है किसी भी मटेरियल के अंदर। अब आप देख सकते हैं जैसे, अब ये डायग्राम बनेगा कैसे ये आपको नहीं बताना है, बस आपको तो डायग्राम बनाना है और कुछ पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले जनरल नॉलेज के लिए कि यार ये जो कर्व बना है ये कहां से बना है, तो आप मुझे एक बात बताओ। जैसे एक्स वाई डायग्राम होता है ना, एक्स वाई डायग्राम, मान लो कोई कर्व बन रहा है इस तरह से, तो वो कहां से बनता है, कैसे बनता है भाई, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि भाई x1 y1 की वैल्यू कितनी है, इतनी है ना, यू नो। जैसे यहाँ पे आपको x1 y1 की वैल्यू पता लग गई, एक पॉइंट मिल गया आपको, x2 y2 मिल गया, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, x3 y3 मिल गया। इस तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट मिल जाते हैं, तो उनको अगर आप मिलाओगे तो कुछ भी किसी टाइप का कर्व आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हमको क्या चाहिए होती है, यहाँ पे स्ट्रेस चाहिए होती है और यहाँ पे स्ट्रेन चाहिए होती है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कहाँ से मिलती है आपको, स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल। एल क्या है बताऊंगा अभी, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है, जो गेज लेंथ होती है, एक होती है आपकी स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू पी अपॉन ई, ये भी आपको पता है। एरिया उसका पता होता है आपको, लोड कितना लगा रहे हैं, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया, कि आपको एग्जाम में नहीं लिख करके आना है। देखो जो कर्व हमारा बनता है, ये जिस भी मेटेरियल के लिए हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, वेदर इट इज कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील या फिर और भी कोई मटेरियल हो सकता है, उसका हमने एक स्पेसिमेन लेना होता है। माइल्ड स्टील का मान के चल रहे हैं कि माइल्ड स्टील का लेना, तो ये माइल्ड स्टील का हमने क्या लिया है यहाँ पे, मान लो ये माइल्ड स्टील है, माइल्ड
स्टील का हमने क्या लिया, एक स्पेसिमेन ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया। तो ये जो इसकी लेंथ होती है इसी को हम बोल रहे होते हैं गेज लेंथ, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, गेज लेंथ। इसको हम गेज लेंथ बोलते हैं। ये जो माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को हमने क्या रखना है कि एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, यूटीएम जिसको हम कहते हैं। पहले आपके सिलेबस में हुआ करती थी मैकेनिक्स की लैब के अंदर, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होता था जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना, लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये जो स्पेसिमेन है आपने इसको लिया और इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। यहाँ पर दो जॉ होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या होता है, पूरा का पूरा फिक्स हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है इसको नीचे से तो कर देते हैं फिक्स, और फिर इस मशीन की हेल्प से इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। मतलब एक तरह से ये समझो कि इस स्पेसिमेन को हम खींच रहे होते हैं ऊपर की तरफ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाते, ग्रेजुअली फोर्स को लगा इंक्रीज करते जाएंगे। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से हम इस पर क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो फोर्स लगा हुआ है, तो जैसे जैसे फोर्स लगाओगे तो माइल्ड स्टील क्या होगा, धीरे धीरे उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। देखो और लेंथ इंक्रीज हुई, और लेंथ, आपने फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, लगातार फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हो, तो लेंथ इसकी इंक्रीज करती जा रही है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि भाई इस तरह से नेक फॉर्मेशन होने लग जाएगी। देखो ये नेक फॉर्मेशन होने लगी, और जब तक हम उस पर फोर्स लगाते चले जाएंगे, लगाते चले जाएंगे, जब तक ये क्या ना हो जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए। यानी कि ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसका जो बिहेवियर है वो हमको पता लगता है कि किस तरह से ये फ्रैक्चर हुआ है, किस तरह से ये फ्रैक्चर हुआ है। अलग अलग मेटल्स का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग कर्व निकल करके आता है, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, जो कर्व ड्रॉ करते हो, ये कहां से मिलता है आपको, एक्सपेरिमेंट से मिलता है। कौन सी मशीन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम पर हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आप फोर्स लगाओगे, आपको क्या करना है, आपको तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करना है। स्ट्रेस पता है आपको P अपॉन A होता है, एरिया इसका आपको पहले से पता है, इसका कुछ डायमीटर होगा, यानी कि A कितना हो जाएगा आपका π/4d²। तो A तो आपको पहले से ही पता है। अगर आपको A पता है और P की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, आपको मशीन से मिल जाएगी ना। आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो वो मशीन बताएगी, यूटीएम, है ना। तो यहां से आपको अलग अलग लोड चेंज करते जाओगे, P1 P2 P3 इंक्रीज करते जाओगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से स्ट्रेस मिलती चली जाएगी। इसके बाद इसकी लेंथ भी आपको पता होती है पहले से, जिस स्पेसिमेन के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो। लेंथ अगर आपको पता है तो वहां से आपको स्ट्रेन मिल जाती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से। ओरिजिनल लेंथ आपको पता है, गेज लेंथ इसकी पता है। अब ये डेल्टा एल कहां से आएगा, डेल्टा एल भी आपको मशीन से पता लग जाएगा। यहाँ पर हम एक स्पेसिमेन के ऊपर एक्सटेंसोमीटर लगा देते हैं, वो डेल्टा एल आपको बता देगा, है ना। आपने इतना फोर्स लगाया, इतनी स्ट्रेस मिल गई, यहां से डेल्टा एल पता लग गया, एल आपको पहले से पता है, तो यहां से आपको स्ट्रेन मिल जाएगी। अल्टीमेटली आपको अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलती चली जाएगी, और आपको बहुत सारे ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट, जब आपने यहाँ पर देखो, मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये बोल देते हैं इसको, ये है जीरो, ओ बोल देते हैं इसको। तो अभी कोई लोड नहीं लगा हुआ है, अभी स्पेसिमेन के ऊपर लोड कितना है, जीरो है। तो कितनी स्ट्रेन होगी उस वहां पे, जीरो होगी, और स्ट्रेस भी कितनी होगी, जीरो होगी। अब आपने क्या करा, लोड को इंक्रीज किया। जैसे ही लोड को इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेन आ जाएगी, और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। यानी कि इसकी कुछ वैल्यू मिल गई, इसकी कुछ वैल्यू मिल गई। मान लो आपको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, है ना, इस तरह से। फिर आपने लोड को और इंक्रीज किया, और स्ट्रेन बढ़ी, और ये बढ़ गया स्ट्रेस, दूसरा पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, और आप उनको जो है ड्रॉ कर दोगे। और जब ड्रॉ कर दोगे और जब इस कर्व को आप मिलाओगे, तो ये जो शेप मिलेगी इस तरह की, ये कर्व किसका होगा, मतलब माइल्ड स्टील का एक कर्व आपका बन जाएगा। पहली बात तो एक्सपेरिमेंट करा जाता है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, तो इस तरह का बिहेवियर हमको मिलता है माइल्ड स्टील का। एग्जाम में क्या लिख के आना है आपको, एग्जाम में तो आपको ये लिख करके आना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को बनाना है, और इसके जो फीचर्स हैं वो आपको लिखने हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको लिखनी होती है, ठीक है ना। चलो, अब क्या लिखना है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ मैंने यहाँ पर एक चीज को, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है, यानी कि किसके लिए है, डक्टाइल मतलब माइल्ड स्टील के लिए है। तो दीज आर दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहां पे आएगी, यहां पे एक पॉइंट होगा आपका, दिस वन, इसको बोलेंगे पॉइंट ए। और पॉइंट ए का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या नाम है,
प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या लिखेंगे आप इसके बारे में? अप टू दिस लिमिट, इस प्रोपोर्शनल लिमिट ए तक क्या होगा, स्ट्रेस इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एंड मटेरियल ओबे द हुक्स लॉ। आपने हुक्स लॉ पढ़ा इसकी पहले वाली क्लास में। तो हुक्स लॉ क्या कहता है आपको कि भाई स्ट्रेस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने कैपिटल ई से लिखा था, यस और नो, और यहां से जो कैपिटल ई बनता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये होता है आपका हुक्स लॉ। तो वो यही कह रहा है कि जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है जीरो से लेकर के ए तक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये जो मटेरियल है ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये क्या होगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, इसका स्लोप यहां भी वही होगा, यहां भी होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन क्या बताती है कि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो आगे लिखा हुआ है ओ ए या 0 टू a इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्लोप रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका स्लोप कितना होगा आप सभी जानते हैं ना, ये x होता है और ये y होता है, और एक लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। बोलो यस और नो, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहां पर एक बात बताओ जरा, यहां पर m क्या होता है, दैट इज द स्लोप, किसका स्लोप, एक्स वाई डायग्राम का। तो यहां पर x की जगह स्ट्रेन है, y की जगह स्ट्रेस है, और यहां पर आप देखो ये y इक्वल टू एम एक्स जैसी लाइन नहीं है क्या भाई, x की जगह एप्सिलॉन आ गया स्ट्रेन, y की जगह स्ट्रेस आ गई, और m की जगह क्या आ गया यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। तो हम ये कह सकते हैं जो कैपिटल E है यहाँ पे, जो क्या है कैपिटल E, क्या है कैपिटल E, एक स्लोप है, यंग्स मॉडुलस एक स्लोप है किसका, इस स्ट्रेट लाइन का। बात समझ में आ रही है? और ये स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस यहां से लेकर के यहां तक क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। तो ये तो बात होगी किसकी, प्रोपोर्शनल लिमिट की। दूसरी लिमिट आती है ए के जस्ट बाद होती है एक छोटी एक लिमिट और होती है जिसको हम पॉइंट बी से लिख रहे हैं, और ये जो पॉइंट बी है दैट इज द इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, देखो आपने क्या करा, इस स्पेसिमेन के ऊपर आपने फोर्स लगाया, कुछ आपने कुछ फोर्स लगाया, जैसे आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो, ऐसे आपने फोर्स लगाया, फोर्स को आपने रिमूव कर दिया, स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस आ गया अपनी, और जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आप किसी भी सॉलिड बॉडी के ऊपर, सॉलिड इलास्टिक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो एक्सटर्नल, तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है। बॉडी डिफॉर्म हो जाती है मतलब बॉडी की जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से अपनी जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप लोड को रिमूव करते हो तो जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है लोड को रिमूव करने के बाद। फिर आपने लोड और बढ़ाया और फिर लोड को रिमूव किया, लोड को रिमूव करने के बाद, लोड को हटाने के बाद बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ गई। फिर आपने लोड इंक्रीज किया, फिर बॉडी डिफॉर्म हुई, फिर लोड को हटाया, फिर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गई। लेकिन वो कब तक होता रहेगा, कोई तो लिमिट आएगी ना। तो आपने लोड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, जब लोड को रिमूव करते हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाती है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है कि उस लिमिट के बाद अगर आप लोड और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो फिर लोड को जब रिमूव करोगे तो बॉडी विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं उसको हम, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। लिखा हुआ है ना यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, जो पॉइंट बी है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस यहां से आपने लोड रिमूव किया तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस आ गई, यहां तक भी, यहां तक भी, यहां तक, मतलब बी तक ऐसा होता रहेगा। बी तक अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी जो है वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ रही है। लेकिन बॉडी पॉइंट बी के बाद यानी कि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप लोड लगाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आएगी। तो वही लिखना है आपको कि इलास्टिक लिमिट क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज स्टिल able to regain its original shape and size after removal of load. Up to this point deformation is recoverable. मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट तक अगर आप लोड को रिमूव करोगे तो डिफॉर्मेशन रिकवर हो जाएंगे, मतलब डिफॉर्मेशन डिसअपियर हो जाएंगे, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। ठीक है ना। अब बी के बाद आपने लोड और इंक्रीज किया तो यहां पर एक लिमिट आएगी, उसको बोलेंगे हम पॉइंट सी, और एक यहां पर एक लिमिट दिखाई, एक पॉइंट यहां पर दिखाई देगा आपको जिसको बोलेंगे हम पॉइंट डी।
पॉइंट सी को बोला जाता है अपर यील्ड पॉइंट, डी को बोला जाता है लोअर यील्ड पॉइंट, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉइंट सी और पॉइंट डी। पॉइंट सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट, एंड पॉइंट डी इज व्हाट? लोअर यील्ड पॉइंट। क्या होते हैं ये? इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। आपने देखा यहां से लोड इंक्रीज कर रहे हो, स्ट्रेन आ रही है, स्ट्रेस। तो लेवल डायग्राम में चलते हैं अभी। हाँ जी, यहाँ पे देखो जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हो तो स्ट्रेन उसके अंदर आ रही है, स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है। तो यहाँ कुछ स्ट्रेन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस हुई, स्ट्रेन स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेन देखो जीरो से लेकर के ए तक यानी कि बी तक यानी कि सी तक है। देखो जीरो से सी तक क्या हो रहा है, लोड इंक्रीज कर रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रही है, इसी के साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ रही है। पॉइंट सी तक फिर से ऑब्जर्व करो, फिर से ऑब्जर्व करो केयरफुली कि पॉइंट सी तक क्या हो रहा है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन पॉइंट सी से पॉइंट डी तक, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक क्या हो रहा है, मतलब स्ट्रेन तो बढ़ रही है। देखो सी से डी तक स्ट्रेन तो बढ़ रही है, स्पेसिमेन की लेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेस बढ़ नहीं रही है। तो इसको बोला जाता है अपर। जहां पर ऐसा होने लगता है, जहां पर ऐसा होने लग जाए कि स्ट्रेन तो बढ़ रही है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रही है, उसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और जहां पर ये फिनोमेना खत्म होता है, जहां पर ये फिनोमेना खत्म होता है, मतलब उसके बाद फिर से जो स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है, उसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अब सी से डी तक जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं यील्डिंग फिनोमिना। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं यील्डिंग फिनोमिना, यील्डिंग फिनोमिना। तो सी से डी तक क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब अपने फिर से रिस्ट्रक्चर होने लग जाता है। मतलब सी से डी तक क्या होता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे उसकी हार्डनेस बढ़ने लगती है। उसके बाद आपको और लोड इंक्रीज करना पड़ता है उसके अंदर स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए। तो आप यहां से देख रहे हैं डी से लेकर के यहां तक, इस पॉइंट तक जो है पॉइंट ई बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर आप देख रहे हो तो ये है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस, यस और नो। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस इस पूरे कर्व के अंदर, इस पूरे कर्व के अंदर, इस पूरे कर्व के अंदर यहां पर पॉइंट ई पर जो स्ट्रेस है दैट इज मैक्सिमम, इसलिए बोलते हैं इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है ना। तो जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगी उसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, सडनली क्या होगा, स्ट्रेस डिक्रीज होने लग जाएगी। एक्चुअली यहां से डी के बाद क्या होता है ना, जो जो बॉडी है, जो मटेरियल है, वो फिर से रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाती है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है, और यहां पर आकर के मैक्सिमम स्ट्रेस होती है। देन उसके बाद जो स्ट्रेस है वो सडनली हटने लग जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट पर आकर के क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। इसको बोलेंगे पॉइंट एफ, दैट इज द फ्रैक्चर पॉइंट, या इसको आप बोल सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हो? ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, इस तरह से नेक फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया, ब्रेकिंग हो गया। तो इस पॉइंट पर जहां पर ये ब्रेक हुआ है, इसी को बोला जाता है क्या, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोलोगे? दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है, ई के बारे में, ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख करके आओगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कई बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर हम लिख के तो बहुत आए हैं, हमारे नंबर नहीं मिले हैं उतने। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमको तो 3 नंबर दिए, 4 नंबर दिए हैं। क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आया है और थियोरिटिकल है तो कम से कम 3 से 4 पेजेस आपको लिखने हैं, कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको लिखना होगा, तब जाकर के आपको पूरे नंबर मिलते हैं। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे प्रॉपर तरीके से, लाइक दिस। देन उसके बाद ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो कुछ 1-2 पॉइंट्स के बारे में, भाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये सब लिख सकते हो, है ना। ये काफी इंफॉर्मेशन देता है, ये जो डायग्राम है, इट प्रोवाइड्स द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जो डायग्राम है, इसके डायग्राम की हेल्प से हम जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। वहां से हमको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। स्ट्रेस स्ट्रेन का अलग अलग बिहेवियर होता है, डक्टाइल के लिए अलग होगा, ब्रिटल के लिए अलग होगा। ठीक है। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं? डक्टाइल मटेरियल्स आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग इनके अंदर प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो एक बार,
इस डायग्राम को अगर देख रहे हो तो दो मटेरियल अगर हम सेलेक्ट करें, एक ब्रिटल मटेरियल और एक डक्टाइल मटेरियल, तो ये तो देखो डक्टाइल मटेरियल है, धीरे धीरे करके क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, नेक फॉर्मेशन हुई और ये जो है फ्रैक्चर हुआ। आप देख रहे हैं इसकी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक फॉर्मेशन हुई, तब जाकर के ये फ्रैक्चर हुआ, मतलब ग्रेजुअली होता है यहाँ पर फ्रैक्चर। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल जैसे चौक है, चौक जो डस्टर से आप लिखते हो बोर्ड पे, तो चौक पे आप जब खींचोगे उसको, टेंसाइल फोर्स लगाओगे, तो वो तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगी। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। जैसे यहाँ पर अगर हम मेटल की बात करें तो कास्ट आयरन जो है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसकी जो डायमीटर डिक्रीज ही नहीं हुआ है, एकदम से सडनली फ्रैक्चर हो गया है, सडनली ब्रेक हो जाता है। कौन? ब्रिटल मटेरियल, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल्स क्या होता है, वो सडनली ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, यील्डिंग भी नहीं होती है उसमें। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करो, किसके लिए? माइल्ड स्टील के लिए और कास्ट आयरन के लिए। माइल्ड स्टील यानी कि डक्टाइल मटेरियल का मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाओ यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मतलब कास्ट आयरन। तो इसमें आपने देखा कि यहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है, इसी पॉइंट पर, मतलब इसमें तो अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब फ्रैक्चर पॉइंट जो है यील्डिंग से पहले ही आ गया, यहाँ पे हो जाएगा इसका फ्रैक्चर। तो दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट आप इसको कह सकते हो। तो इसमें कोई यील्डिंग नहीं हुई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में आपने देखा, यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, इस तरह से कर्व, तो ये हिस्सा आपको वहां पर मिलेगा ही नहीं, ये हिस्सा वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आपने देखा था कि भाई जो पॉइंट बी तक है, यहाँ तक जो है वो मतलब टेम्पोररी डिफॉर्मेशन होते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कह सकते हो। यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हुए हैं वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, लोड को हटाओगे तो डिफॉर्मेशन गायब हो जाएंगे, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी इधर वाले रीजन में। लेकिन इधर वाला जो रीजन है, ये बी के बाद वाला, ये सब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन है। एक बार डिफॉर्मेशन हो गए तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे, वो परमानेंटली बॉडी की शेप एंड साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ये वाला हिस्सा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, किसमें? ब्रिटल मटेरियल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होते हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर इसका हो जाता है। फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन नो एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो फेलियर अकर्स विदाउट यील्डिंग, बिना किसी यील्डिंग के, बिना किसी यील्डिंग के यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, यानी कि फ्रैक्चर हो जाता है, फेल हो जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, डक्टाइल मटेरियल्स गिव द इंडिकेशन बिफोर फेलियर। जैसे आपने माइल्ड स्टील देखा, धीरे 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 ऐसे चल रहा है, इंक्रीज हो रही है लेंथ, उसकी नेक फॉर्मेशन हुआ, तब फ्रैक्चर हुआ, दिखाई देगा आपको। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होता है, फेल सडनली विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं, आपने फोर्स लगाया एकदम से टूट। So this is all about the stress strain diagram for ductile and brittle material, which is very important question from the AKTU examination point of view. Now the last में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो वहां पर हमको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी होती है। वो जो आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर इसको आप ऐसा समझेंगे कि भाई टेक्निकल टर्म में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब है अलाउएबल स्ट्रेस, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो आप देख ही चुके हो, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? एक वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा, एक जो स्ट्रेस अलाउड है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कंपोनेंट क्या होगा? फेल हो जाएगा। कंपोनेंट क्या होगा? फेल हो जाएगा। एक एग्जांपल से अगर मैं दूं आपको, नॉन टेक्निकल में अगर आपको समझाऊं, जैसे ये फैन है, सीलिंग फैन की जो रॉड है, इसका कुछ डायमीटर डिजाइन करा गया होगा, इसका डायमीटर कितना रखा होगा? भाई जो सीलिंग फैन की रॉड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सीलिंग फैन की रॉड है, मान लो फॉर एग्जांपल, ये सीलिंग फैन की क्या है? रॉड है। यहाँ पर जो इसका रोटर वगैरह लगा हुआ है, जो इसके ऊपर लोड है, जो उस लोड को ये बेयर कर रहा है, इसका कुछ डायमीटर तो डिसाइड करा गया होगा ना। अब ऐसे थोड़ी ना तुक्का मार दिया होगा। मान लो इसका जो डायमीटर है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मान लेते हैं, 15 mm इसका डायमीटर डिजाइन करा गया है, मतलब जो है 15 mm की रॉड होनी चाहिए, तो ये इस लोड को मतलब झेल सकती है, गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फेल नहीं होगा।
ये तो हो गया मान लो एक तरह से मिनिमम कि भाई इतना तो चाहिए चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यार अगर इसकी सेफ्टी बढ़ानी है तो डायमीटर क्या करना पड़ेगा, रॉड का ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो आपने डायमीटर कर दिया इसका 18 mm, तो आपने जो 3 mm इसका डायमीटर बढ़ाया है, उसकी वजह से क्या हो गया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है एक रिजर्व अमाउंट होता है। क्या होता है, एक रिजर्व अमाउंट होता है। एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, जैसे मान लीजिए स्कूटी है, स्कूटी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब उन पार्ट्स को डिजाइन करा गया है। अब 2 सीटर है स्कूटी, क्या है, बाइक क्या है, 2 सीटर्स हैं। लेकिन आप जानते हैं उसमें 3 लोग ही बैठते हैं। कई बार आपने देखा होगा लड़कियों को बैठे हुए 3-3 4-4 अपनी फ्रेंड्स को लेके जाती हैं। तो वो बैठ के चले, पता लगा घर से निकले हैं अकेले, बैठ के अकेले लेके स्कूटी निकल रहे हैं, रास्ते में 2-3-4 और फ्रेंड्स मिल गए, है ना, कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते। अब एक बात बताओ, अगर वो 2 लोगों के हिसाब से कंपोनेंट्स डिजाइन कर दिए तो बहुत सारे कंपोनेंट्स तो फेल कर जाएंगे। कंपनी को इस बात का पता है कि ये जो स्कूटी है ये कैसे कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, इस पर कितने लोग बैठ भी सकते हैं कभी कभी। तो वो जो अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, हमको कंपोनेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जाती है, और वो कहलाती है आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसा आपने रॉड का डायमीटर कुछ बढ़ा दिया ताकि सेफ रहे, तो आपने क्या कर दिया, अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो 15 की जगह इसको तो 50 कर दो, 50 mm कर दो, है ना, 25 mm कर दो। जब आपने इसको बढ़ा दिया 25 mm, इसका डायमीटर और आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसका मटेरियल बढ़ता जा रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बढ़ेगी। लेकिन इंजीनियर का काम ये नहीं है कि केवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ही देखना है, ऐसा तो कोई बना देगा इसको, ऐसे तुक्का मार के आप बहुत बड़ी रॉड से बना दो, लेकिन मटेरियल ज्यादा खर्च होगा, मटेरियल को भी तो बचाना है। अब एक बात बताओ, अगर हमारा 18 mm से काम चल रहा है तो आप 25 क्यों लगा रहे हो, उसमें क्यों मेटल को वेस्ट कर रहे हो, इतना मेटल कहां से आएगा थ्रू आउट दी वर्ल्ड, कितना, अगर आपने 1 mm भी बढ़ा दिया, जरूरत से ज्यादा कर दिया, जो कि बेकार है, उसका यूज नहीं होगा कभी भी, तो कितना मटेरियल वेस्ट होगा। इंजीनियर का काम होता है ऑप्टिमम डिजाइन करना। सेफ्टी इज फर्स्ट, लेकिन कॉस्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आप कॉस्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंजीनियर का काम ही ये होता है कि सस्ती और टिकाऊ चीज बनानी होती है। टिकाऊ मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके अंदर रहे, और सस्ती मतलब उसकी कॉस्ट भी मिनिमम रहे। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने, अभी बताता हूं एक पॉइंट आपको, पहले तो आपने फॉर्मूला देख लिया कि फॉर सेफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1.5 2 3 4। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होगी तो कितनी होगी, है ना। अब हाउ मच फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। जिस मटेरियल का आपने कोई कंपोनेंट बनाया है, जैसे आपने पिस्टन बनाया, आपने हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स बनाए, ब्लेड्स बनाए, इसकी जो फैन की जो सीलिंग रॉड है ये बनाई, फ्रिज के पार्ट्स बनाए, एसी के आपने पार्ट्स बनाए, तो जो जिस मेटल को आप यूज कर रहे हो, जिस मेटेरियल को यूज कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। डिजाइन कैसा है उसका, लोडिंग कंडीशन क्या है, उस पर टेंसाइल लोड लगा हुआ है कि कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, कौन कौन से लोड लगे हुए हैं, लोड फ्लक्चुएट कर रहा है कि कांस्टेंट है, डायनामिक है, स्टैटिक है, ये डिपेंड करता है। अनसर्टेनिटी, दो स्कूटी की टू सीटर है, बाइक 2 सीटर है, उस पर 3-3 लोग बैठ जाते हैं, है ना, कई चीजें हमको पता भी नहीं होती है। अनसर्टेनिटी की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। एप्लीकेशंस कहाँ पे है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो कंपोनेंट्स आप बना रहे हो, उसको यूज कहाँ पे करना है ना। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें कि जो सिविल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, या जो पुल वगैरह जो ब्रिजेस बनते हैं, वहां पर जनरली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखी जाती है वो 1.5 से 2 के बीच में रखी जाती है। अब देखो, आपने आपने देखा होगा आए दिन की वो वाला जो ब्रिज था वो कोलैप्स कर गया, ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, व्हाट इज द रीजन। वहां पे इंजीनियर ने क्या करा है, इंजीनियर ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करी है वहां पे। मतलब उसने कॉस्ट कटिंग करने के लिए, मान लीजिए उसके अंदर जो सीमेंट है, कंक्रीट है, जो स्टील की रॉड लगी होती हैं, वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितनी होनी चाहिए थी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर यहीं एरोस्पेस की बात करें, लड़ाकू विमान की बात करें, तो वहां पर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले चाहिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 3 to 4 भी जा सकती है, तो डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेशन कहां पे है ना। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि इसका जो डायमीटर है, आप डायमीटर बढ़ाओगे रॉड का, ऑब्वियसली मटेरियल ज्यादा लगेगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, वो बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो बढ़ गई, देखो डायमीटर आपने बढ़ाया तो इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो बढ़ गई, तो मटेरियल बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट
अब कहाँ तक बढ़ाओगे उसको, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोगे, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आपको एक ऑप्टिमम डिजाइन करना होता है। ऑप्टिमम का मतलब है कि सेफ्टी भी रहे और कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है आपको, यही काम होता है इंजीनियर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। आपको एक ऑप्टिमम डिजाइन पे उसको लाना पड़ेगा कि हाँ इतना जो है काम चल, इतनी जो है इतना लोड है, इतने से काम चल जाएगा, चलो इतना बढ़ा दो इसको ताकि फेल ना हो, ताकि ये क्या ना हो, फेल ना हो। बात समझ में आ गई कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक रिजर्व अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है जो किसी कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे आपकी फ्यूल टैंक होता है कार में, आपकी बाइक में, तो रिजर्व में होता है कुछ, मान लो किसी रिजर्व में 1 लीटर है एक व्हीकल के अंदर, तो उसकी कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है क्योंकि रिजर्व में है। अगर मान लो किसी दूसरे व्हीकल के अंदर जो रिजर्व में पेट्रोल आता है वो कितना है, 2 लीटर है, तो रिजर्व बढ़ गया उसका, यानी कि उसकी थोड़ी सी सेफ्टी क्या होगी, बढ़ गई। ऐसा आप नॉन टेक्निकल वर्ड में समझ सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, तो ये यूनिट हमारी जो है यहीं पर समाप्त होती है। देन उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, दैट इज आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत छोटी सी यूनिट है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो भी छोटी सी है। उसके बाद हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी है। तो बहुत जल्दी जल्दी करके इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो 2022-23 का फोल्डर है उसमें अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सिलेबस वही एकदम सेम है। आप लोग पढ़ाई करते रहें। वेरी ऑल द बेस्ट।